हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास से प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूं आप सभी लोगों के लिए। टॉप 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है ये। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद को चेक कर सकते हैं कि आप लोग परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से। और गर्भावस्था से इसलिए होगा फ्रेंड्स कि क्योंकि मानव का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और जन्म लेने से पूर्व ही गर्भ में शिशु का जो है मानसिक विकास होता है और साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी होता है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही विकास जो है जन्म लेने से पूर्व ही गर्भावस्था में ही शिशु का हो जाता है। तो मानव का विकास काल किस काल को कहा जाता है? गर्भावस्था से ही मानव का विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, R.M. गेने। तो R.M. गेने जो है वो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। और यह पुस्तक जो है मूल रूप से 1965 ईस्वी में होल्ट, राइनहार्ट और विस्टन द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसमें सीखने के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए उसके प्रकार और चरणों के विषय में बताया गया। मतलब सीखने के सिद्धांत के प्रकार और उसके विभिन्न चरणों के विषय में जो है इस पुस्तक में बताया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? R.M. गेने जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर चार ऑप्शन है। और राइट ऑप्शन आप लोगों में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जो आप लोग सोच रहे हैं वही राइट है। स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेनले हॉल जो है वो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन जो है स्टेनले हॉल का है। ठीक है, और किशोरावस्था का काल को कितने से कितने वर्ष तक का होता है? 12 से 19 वर्ष का होता है। ठीक है, और इस काल में क्या होता है, कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण किशोरों के व्यवहार में जो है चिड़चिड़ापन एवं विरोध की प्रवृत्तियां जो है देखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किशोरावस्था का काल अगर पूछा जाए तो 12 से 19 वर्ष होता है। और किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था होती है। यह कथन दिया था स्टेनले हॉल ने। होप आप लोग को ये सभी टॉपिक जो है आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं फ्रेंड्स। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में जो है कुल 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यह 6 चरण कौन कौन से हैं? पहले तो योजना होती है, दूसरे नंबर पे पाठन होता है और तीसरे नंबर पे प्रतिपुष्टि होता है। ठीक है, तो जो पाठन होता है वो भी 6 मिनट का होता है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लिया जाता है वो भी 6 मिनट का चलता है। योजना होती है। ये सारी चीज़ें लेकर के 36 मिनट का टोटल समय जो है लगता है सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रॉस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को दंड देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को जो है परामर्श देना चाहिए। अगर शिक्षक जो है कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे जो है उसके समस्या के कारण को जानने का प्रयास करते हुए उसे क्या करना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? इन चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बीएस ब्लूम जो थे उन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। बाकी स्किनर, थार्नडाइक और कोहलर तीनों लोगों ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा के अवरोधन का क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा के अवरोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है छात्रों का अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने बहुबीमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो बहुबीमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था क्वेश्चन नंबर 11 में? तो बीमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि को भाषाई, तार्किक, देशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतःव्यक्तिक और प्रकृतिवादी, इस कुल मिलाकर 8 भागों में विभाजित किया था। तो गार्डनर जहाँ पर भी आएगा फ्रेंड्स, वैसे इनका पूरा नाम हार्वर्ड गार्डनर था, लेकिन गार्डनर भी अगर लिखा रहेगा तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा कि बहुबीमात्मक प्रज्ञा यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो बहुबीमात्मक करके आए या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया था? 8 भागों में विभाजित किया था। जो मैंने नाम अभी बताया आप लोगों को, 8 नाम, वो 8 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। मतलब डिसलेक्सिया में किस चीज़ की समस्या होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने या वर्तनी संबंधित समस्या डिसलेक्सिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं फ्रेंड्स।
निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना। ठीक है, मतलब कि जो बालक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट हैं, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में कि ऑप्शन ए है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित तो सही है, मतलब नहीं में नहीं होगा, हाँ में होगा ये। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा निगेटिव है? तो समावेशी, हमने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये होता है कि जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही आपका राइट है कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। मतलब शिक्षक की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो निःशक्त बच्चों पर, यानी जो विशिष्ट बच्चे हैं उन पर ध्यान ही ना दे, केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित करना चाहिए। उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके प्रश्न पूछने पर उन्हें डांट कर बैठाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वृद्धि शब्द जो है वो परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो जैसे बालक के कद में वृद्धि होना। इसके अतिरिक्त विकास शब्द का प्रयोग जो है गुणात्मक परिवर्तनों, यानी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा कि शारीरिक विकास से बच्चे की वृद्धि जो है वो संबंधित होती है, शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सूची ए तथा सूची बी को सही आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? तो फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से हम करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ब्रूनर है, तो ब्रूनर का क्या, ब्रूनर से क्या संबंधित है? संप्रत्यय, उपलब्धि, शिक्षण, प्रतिमान। ठीक है, और बी नंबर पे है आसुबेल। तो आसुबेल को हम मिलाएंगे अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। उसके बाद ग्लेजर है आपके सी में, सी को मिलाएंगे एक से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और उसके बाद गार्डन है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो इस तरह से ब्रूनर संबंधित है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से, आसुबेल है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित, ग्लेजर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित, और गार्डन है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से संबंधित। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है
बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ठीक है, तो जब बालकों का क्या होगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी जो है अधिगम बालकों का सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तभी बालकों का अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है, प्रस्तुतिकरण का सोपान उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के द्वारा जो है व्यक्ति अपने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ सोपान के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतिकरण इसलिए उभयनिष्ठ होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रहे टॉप 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः हाजिर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।